प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में जो ध्वनि खंड होता है, तो ध्वनि खंड के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये जो हम लोग देखेंगे पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें से 3 से 5 प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं, यानी ये अवश्य आएगा। आइए पहले इस पूरे विषय को सरल भाषा में यानी विस्तार से समझते हैं। इसके बाद इससे संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही छाटे हुए क्वेश्चन, मौलिक प्रश्न आपके यहाँ तक हम हमेशा पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यदि इसके पहले 2 वीडियो हिंदी भाषा से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित, पेपर 1 और 2 से संबंधित यूट्यूब पे मौजूद है। यदि नहीं देखे हैं तो उसमें जा कर के सर्च करें और ज़रूर देखें ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। यदि इसको देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि हिंदी की समस्त ध्वनियाँ यानी हिंदी साउंड्स के बारे में देखेंगे। तो ध्वनि किसे कहते हैं, यानी समस्त ध्वनियों को देख रहे हैं तो ध्वनि पहले जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और इसके लिखित रूप को यदि लिख दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंठ। यानी कंठ क्या होता है? जिनका उच्चारण गले से हो तो उसे क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण गले से हो उसको कंठ कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग यानी क वर्ग, और ह और विसर्ग यानी क से अंग तक, अ, आ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसको याद रखेंगे। अब तालु। तालु का उच्चारण स्थान क्या है? जब जीव जब तालु को छूती है, यानी जो हमारे जीव है उसका अगला हिस्सा तालु को छूती है तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ निकलता है? तालव्य। यानी मुंह की छत का पिछला भाग को तालु को छूती है तो उसको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तब इसका उच्चारण इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे इसके उदाहरण में? तालव्य में यानी च वर्ग आएगा। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ, और छोटी ई बड़ी ई आएगा, और उसके बाद य और स आएगा तालव्य के अंतर्गत। इसको याद रखना है। फिर हम लोग देखेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी रूफ ऑफ माउथ। मूर्धन्य क्या होता है? जब जीभ का कठोर तालु के अगले भाग को छूती है, जब जीभ कठोर तालु के अगले भाग को छूती है तब वो क्या होता है? मूर्धन्य होता है। यानी वे वर्ड जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो तो उसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या होता है? जीभ जब कठोर तालु के अगले भाग को छूती है तो वहाँ क्या होता है? मूर्धन्य। जैसे इसमें ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ और री, र, स। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़ और री, र, स इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे दंत। यानी दंत क्या होता है? जीभ जब दांतों को छूती है तो वह दंत उसका उच्चारण स्थान होता है। इसमें त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न और उसके साथ ल और स, ल और स यानी दांत स। अब अगला हम लोग देखेंगे ओष्ठ। यानी दोनों ओठों को मिलने से जो वर्ड का उत्पत्ति होती है तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। जैसे यहाँ प वर्ग होगा, यानी प, फ, ब, भ, म और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ओष्ठ के अंतर्गत ये आ जाएंगे। अब एक और है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ मिल करके, टीथ एंड लिप मिल करके, यानी दांत और ओठ के योग से, तो इसमें किसका उच्चारण करते हैं? व का। अब हम लोग देखेंगे संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर क्या होता है? यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिलते हैं और उनके बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए ध्यान से, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिलेंगे और उनके बीच कोई अन्य स्वर मतलब कोई भी स्वर नहीं होगा तो उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से कितने संयुक्ताक्षर हैं? 4 हैं। 4 संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से? ये इस बार आएगा, श्योर है कि इसमें से 4 में से कोई एक पूछा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र।
तब इसका उच्चारण कश कैसे बना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। कश की यदि बात किया जाए तो आधा क और मूर्धन्य स से बना है, जैसे कक्षा, क्षमा, ठीक। और त्र कैसे बना है, आधा त और र से मिल करके, जैसे पत्र, त्रिशूल। ज्य कैसे बना है, आधा ज और य से ज्य बना है, जैसे ज्ञान, यज्ञ। श्र कैसे बना है, आधा तालव्य स रहेगा और र से श्र, जैसे श्री, श्रम। तो इसको याद रखेंगे कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और ये किससे किससे मिल करके बने हुए हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में यदि अनुस्वार और चंद्रबिंदु को 2 अलग अलग ध्वनियाँ हैं, याद रखिएगा। हिंदी जो व्याकरण इसमें अनुस्वार और चंद्रबिंदु, यानी अनुस्वार का मतलब केवल ये बिंदी और चंद्रबिंदु का मतलब ऐसे चंद्रमा के अंदर बिंदी। 2 अलग अलग ध्वनियाँ जिनका सही प्रयोग न केवल शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं ये इसके सही प्रयोग से क्या होता है, शब्दों के अर्थ पूरी से बदल जाते हैं। अब यूपी टेट की बात किया जाए तो यूपी टेट परीक्षा में इसमें यूपी टेट परीक्षा के लिए इसमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। अनुस्वार, तो अनुस्वार जो है यह व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार कैसी ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, तो यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, बल्कि अपने बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग का पंचमाक्षर अंग, य, ड़, न, म बन जाती है। यानी यह जो है स्वतंत्र नहीं है। यह कैसी है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अपने बाद आने वाले जो व्यंजन होते हैं कि वर्ग के पंचमाक्षर बन जाती है। यानी जो अनुस्वार है यह इसका उच्चारण कहाँ से निकलती है, केवल नाक से निकलती है। अब इसकी कुछ विशेषता हम लोग देखेंगे कि इसे लिखते समय जो शिरोरेखा ये होती है उसके ऊपर लाइन पर एक बिंदी लगा दिया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं ऐसे। तो यह क्या होता है, अनुस्वार कहलाता है। उदाहरण में कंगन, यानी उच्चारण में क वर्ग का 5वां अक्षर अंग छिपा है। उच्चारण में क वर्ग का 5वां अक्षर क्या छिपा हुआ है, अंग छिपा हुआ है, तो यह कंगन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे चंचल। जो चंचल है उच्चारण में च वर्ग का 5वां अक्षर य छिपा हुआ है, तो चंचल, चंचल अनुस्वार लगा देते हैं, यानी य को अनुस्वार के रूप में बदल गया है। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रबिंदु के बारे में। तो जो चंद्रबिंदु है तो इसको हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं। चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसमें स्वरों का गुण आता है। इसमें किसका गुण आता है, स्वरों का। अनुस्वार में किसका गुण आता था, व्यंजन का। और चंद्रबिंदु में किसका गुण आता है, स्वरों का। यानी अब इसकी परिभाषा देख लेंगे। इसके उच्चारण में हवा जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है एक साथ, यानी चंद्रबिंदु में नाक और मुंह दोनों से निकलेगी और अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है। अब एक साथ यहाँ यह जो है व्यंजन की ध्वनि नहीं है, बल्कि यह जिस स्वर के ऊपर लगती है उस स्वर का उच्चारण नासिका से होने लगता है, ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे। इसके लिए चाँद के आकार के अंदर बिंदु लगाया जाता है, जैसे ऐसे, ठीक। जैसे उसके उदाहरण में चाँद, आँख, यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा हुआ है। गांव में यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा हुआ है। कुआं, चंद्रबिंदु लगा है। पात, यहाँ चंद्रबिंदु लगा है। अब मुख्य अंतर को इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अनुस्वार को हम लोग देखेंगे और यहाँ चंद्रबिंदु, और किस आधार पे हम लोग अंतर करेंगे, अंतर का आधार देखेंगे। यदि ये ध्वनि स्रोत की बात किया जाए तो अनुस्वार का ध्वनि स्रोत क्या है, केवल नाक से बोली जाती है, और वही चंद्रबिंदु नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। यानी अनुस्वार केवल नाक से और चंद्रबिंदु नाक और मुंह दोनों से। अब इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो अनुस्वार की जो प्रकृति है यह नासिक की व्यंजन है, और जो चंद्रबिंदु है इसकी जो प्रकृति है यह स्वरों का एक अनुनासिक गुण है। स्वरों का अनुनासिक गुण है। अब बदलाव में देखेंगे तो जो अनुस्वार है यह वह पंचम वर्णों में बदल जाता है। जो अनुस्वार है यह पंचम वर्णों में बदल जाता है, और जो चंद्रबिंदु है यह कभी बदलता नहीं है, यह मूल रूप में रहता है। अब अर्थभेद देखेंगे उदाहरण के रूप में। जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उदाहरण हंस। हंस क्या है, एक पक्षी है। चंद्रबिंदु हंस, हंस, हंस मतलब हंसने की क्रिया हो जाएगी।
अब एक विशेष नियम हम लोग देखेंगे, शिरोरेखा नियम जिसको भी कहते हैं कि शिरोरेखा नियम क्या होती है। जब किसी शब्द के ऊपर मात्रा लगी हो, जैसे बड़ी की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, तो वहाँ जगह की कमी के कारण जो चंद्रबिंदु की जगह भी केवल अनुस्वार ही लगाया जाता है। ये याद रखिएगा, जब कोई बड़ी की मात्रा हो, ए की, ऐ की, ओ की, औ की लगी हो, तो वहाँ जो जगह की कमी के कारण चंद्रबिंदु के स्थान चंद्रबिंदु की जगह किसको लगाया जाता है? केवल अनुस्वार को ही लगाया जाता है। जैसे मैं, तो ऐ की मात्रा है तो इस पर अनुस्वार लग गया। गोंद यानी ओ की मात्रा है तो अनुस्वार लग गया है। इन ध्वनि को जो मैं हो गया, गोद हो गया, में ध्वनि तो नाक और मुंह दोनों की है, पर लिखा सिर्फ बिंदु यानी अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। तो जो मित्रों, अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे संबंधित जो भी पढ़े हैं उससे कुछ MCQ 20 से MCQ कर लेते हैं। हाँ, यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तुरंत सब्सक्राइब करिए। हाँ, सब्सक्राइब कर ही दीजिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं देना करते हुए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त स्वर मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं? यानी संयुक्त स्वर कितने हैं? तो अभी हम लोग कितने स्वर देखे? 4। कौन कौन? श, त्र, ज्य और स्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर हैं, श, त्र, ज्य और स्र। ये अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? त्र, अब देखिए अभी बताए हैं, आधा त और र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा त यानी जो कि स्वर रहित होता है और पूरा र यानी स्वर सहित के मेल से बनता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? केवल मुंह है, केवल नासिका है, कि मुंह और नासिका दोनों है और कंठ है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल नासिका। यानी जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान केवल नाक से निकलती है, जैसे कंबल, अंश। जबकि जो चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु वाले को अनुनासिक भी बोलते हैं, उसको निरनुनासिक बोलते हैं। तो जो अनुनासिक है, तो अनुनासिक में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब आगे हम लोग देखेंगे ज्य ज्य वर्ण का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? तो आधा ज और य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अब देखिए व्याख्या इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्ञ का शुद्ध उच्चारण और निर्माण आधा ज और य से होता है। हालांकि आधुनिक बोलचाल में कुछ लोग इसे ज्ञ की तरह पढ़ते हैं, अधिकतर लोग पढ़ते हैं ज्ञ की तरह, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्ञ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता यानी चंद्रबिंदु का सही उदाहरण है? तो देखेंगे चंद्रबिंदु कहाँ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप चाहें तो तुरंत इसको ट्रिक कर लेंगे। अब देखिए चाँद में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है, इसके उच्चारण में ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है। शेष सभी विकल्पों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसकी व्याख्या हो गई। अब स्र वर्ण में कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं? स्र, अभी हम लोग देखे हैं, आधा स, आधा तालव्य स और र मिलकर के क्या बना है? स्र बना है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा मित्रों, अब एक शब्द लिखने के लिए आता है श्रृंगार। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? अब बहुत लोग गलती करते हैं कि ऐसे श्रृंगार लिख देते हैं, जो कि क्या है? गलत है। ये पूरा गलत है। सही क्या है? ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ये लिखने के लिए बार बार आता है, ये ग है, श्रृंगार। ठीक, ये वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्र वर्ण तालव्य स, आधा तालव्य स और पूरा र के संयोग से बनता है, जैसे श्रम, श्री इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुख और नाक दोनों से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। यदि हवा केवल मुंह
से निकले तो उसे निरनुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से निकलेगा तो निरनुनासिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी जो है तालव्य स, तो इसका सीधा सीधा उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य स यानी तालु। अब आगे हम लोग देखेंगे स। स को तालव्य सकार कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसी तरह स यानी ये मूर्धन्य स का मूर्धा और दांत्य स का दंत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। गंगा शब्द को अनुस्वार हटाकर मानक रूप में लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ग अनुस्वार हटाएंगे तो ये क्या होगा? अंग। गा है तो यहाँ पे पूरा गा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद जो व्यंजन आता है वहाँ ग है, तो अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। यानी ग को क वर्ग का है, ग जो है क वर्ग का है, तो क वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा, इसलिए शुद्ध रूप में गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? यानी दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी व। यानी वह जो ध्वनि है तो वह ध्वनि का उच्चारण करते समय ऊपर के दांत और नीचे के ओठ आपस में मिलते हैं, इसलिए वह को दंतोष्ठ्य कहा जाता है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, आपको तुरंत आसान समझ में आ रहा होगा। देखिए, कक्षा शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक कक्षा को कैसे हम लोग तोड़ेंगे? तो क इसमें अ आ रहा है तो आधा क और अ हो जाएगा, तो आधा क ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, आधा क ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन हुए, यानी ई या सी होगा। क में आधा क और अ। छ किससे मिल कर के बना है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि आधा क और मूर्धन्य स पूरा इससे मिल कर के बना है, तो आधा क और मूर्धन्य स, तो ये नहीं होगा, आधा क और मूर्धन्य स। लेकिन इसमें आ की मात्रा लगी है तो ये आधा स हो जाएगा, आ प्लस आ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो, आधा क अ, आधा क फिर आधा स आ, यानी ऑप्शन नंबर ए कक्षा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसका व्याख्या उसी प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर सहित नहीं, सॉरी, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हलंत का। स्वर रहित यानी जिसमें अ न हो तो स्वर रहित होता है। जैसे क लिखना हो तो ये क लिखे हैं, इसमें स्वर सहित है। इसी को स्वर रहित लिखना होगा तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो इसको केवल लिख सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उच्चारण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें अ का आ जाएगा। अब जब किसी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के आधा दिखाना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा के खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे आधा क, आधा त इत्यादि। हाँ मित्रों, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अपने मित्रों को बता दें कि वो भी आपके मित्र भी सफल हों परीक्षा में, क्योंकि आपका ये परम दायित्व है कि मित्रों को साथ ले करके चलें, इसलिए उनको भी शेयर कर दें और आप भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान वर्णमाला के किस वर्ग में आता है? तो त थ द आता है, तो कौन सा हो जाएगा? त वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। जीभ सीधे दांतों के पिछले हिस्से को छूती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन के ऊपर मात्रा होने पर चंद्रबिंदु के स्थान पर सुविधा के लिए क्या लगा दिया जाता है? तो यहाँ पे बिंदु अनुस्वार जैसा चिन्ह लगा देते हैं। अभी हम लोग देखे हैं, जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है, जैसे बड़ी ए ओ औ, तो स्थान की कमी के कारण वहाँ पे चंद्रबिंदु की जगह केवल
बिंदु लगाया जाता है, जैसे गोंद, मैं इत्यादि अनुनासिक है, पर क्या लिखा जाता है, बिंदु लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि संबंध शब्द में क्रमशः किन पंचम वर्डों की ध्वनियाँ छिपी है, यानी जो संबंध शब्द है इसमें किन पंचम वर्डों की ध्वनियाँ छुपी है। तो म दिख रहा है, संबंध तो म और न दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संबंध में पहला अनुस्वार ब प वर्ग से पहले है, इसलिए म बना है, और दूसरा अनुस्वार ध त वर्ग से पहले है, इसलिए न बना है। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है, नहीं पूछा है। तो ये क्वेश्चन हल करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि पेपर में नहीं दिया है कि नहीं है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो मूर्धन्य नहीं है, तो मूर्धन्य किसका होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, त थ द ध न। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। त वर्ग का वर्ड है, त वर्ग का है, और इसका उच्चारण स्थान दंत है, जबकि ट, री और ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहेंगे या अक्षर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनियाँ जब लिखित रूप में तय कर लिया जाता है तो उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है और इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है और किस नाम से जाना जाता है बताइए। ह ऑप्शन दिया गया है तालव्य, कंठ, काकल्य और ओष्ठ। तो हम लोग देखे हैं कि जो क वर्ग होता है तो क ख अंग अ आ और ह, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, यानी काकल्य है। और क्वेश्चन नंबर ह का उच्चारण स्थान कंठ के भीतर स्वर यंत्र से होता है, इसलिए इसे कंठ या काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विज्ञान शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिए व, आधा व, ये ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, पहले कट कर दीजिए, वी दे दिया है। वो आधा व, ई की मात्रा छोटी की मात्रा है तो ये नहीं होगा। अब ये हो गया ज्ञ, तो आधा ज और य होता है, आप लोग देखे हैं कि ज्य का, तो ये यहाँ पे ये भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही है। आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखेंगे। हंसना और हंस शब्दों में क्रमशः किन ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो हंसना में अनुनासिक है और हंस में अनुस्वार है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ हंसना में चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक, क्योंकि बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हंस एक पक्षी है, आप लोग जानते हैं, इसमें जो है अनुस्वार लगा है क्योंकि हवा केवल नाक से निकलती है। हाँ मित्रों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा है कि जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के रूप में दिया गया है आपके प्राइमरी यूपी टेट है और मिडिल परीक्षा के यूपी टेट का मिडिल की परीक्षा है, तो इसकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल जो ज्ञान गंगा पाथ है, इसको इस पे हिंदी भाषा के ऐसे ही वीडियो और प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं, उसको देखते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।